मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंट पार्ट 1 हम पूरा कर चुके हैं। मैं हर वीडियो में बात इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको इससे एहसास हो कि हमारा अकाउंट पार्ट 1 पूरा हो चुका है और हमें उसका रिविजन करना चाहिए। तो अकाउंट पार्ट 2 भी सीखते रहना है और साथ साथ अकाउंट पार्ट 1 के जो वीडियो है, महत्वपूर्ण वीडियो, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में अकाउंट पार्ट 1 में आप या अकाउंट स्टैंडर्ड 12th अकाउंट में आप जाकर देख सकते हैं। अलग अलग पार्टों की वीडियो है, जिस पार्ट में आपको दिक्कत हो उस पार्ट की वीडियो को आप देखकर उसे समझ सकते हैं। तो अकाउंट पार्ट 1 पूरा करने के बाद अकाउंट पार्ट 2 में भी दोस्तों हमारा 4 चैप्टर पूरा हो गया है। पार्ट 3 से लेकर पार्ट 6 तक। पार्ट 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब, पार्ट 4 वित्तीय पत्रक और विश्लेषण, पार्ट 5 हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण और पार्ट 6 रोकड़ प्रवाह पत्रक। ये 4 चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। और उसके बाद हमने कल से शुरू किया है पार्ट 1 शेयर पूंजी के हिसाब, जिसमें दोस्तों मैंने कल आपको बताया कि पार्ट 1 जो शेयर पूंजी के हिसाब है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। वो आपके बोर्ड के एग्जाम में 10 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में 1 मार्क्स, सेक्शन बी में 1 मार्क्स और 8 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन सेक्शन ई में होगा। जिस तरह से प्रवेश और निवृत्ति वाले चैप्टर से होता है, ठीक उसी तरह से कल की वीडियो में मैंने आपको शेयर पूंजी, शेयर और शेयर धारक का अर्थ सिखाया कि भाई कंपनी के पूंजी को शेयर पूंजी कहते हैं, जो अलग अलग भागों में विभाजित होता है और ऐसे प्रत्येक विभाजित इकाई को शेयर कहते हैं। कंपनी के पूंजी को शेयर पूंजी कहते हैं, जो छोटे छोटे भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक विभाजित इकाई को शेयर कहते हैं। और जो व्यक्ति कंपनी का शेयर खरीदता है या उसमें विनियोग करता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? शेयर धारक कहलाता है। उसके बाद के टॉपिक में शेयर पूंजी का वर्गीकरण मैंने आपको सिखाया था कि शेयर पूंजी का वर्गीकरण 7 अलग अलग भागों में किया गया है। सबसे पहला था अधिकृत पूंजी। कंपनी अपने पूरे जीवन काल में अधिक से अधिक शेयर प्रकाशित करके कितनी पूंजी प्राप्त कर सकती है, उसकी सत्ता, उसका अधिकार, वही कहलाता है अधिकृत पूंजी। यानी उससे अधिक वो शेयर प्रकाशित करके पूंजी नहीं प्राप्त कर सकती। दूसरा था प्रकाशित या निर्गमित पूंजी। कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार अधिकृत पूंजी जितना या उससे कम जो शेयर प्रकाशित करती है उसकी कुल रकम जो होती है वो कहलाती है प्रकाशित पूंजी। आवेदित पूंजी, प्रकाशित की गई पूंजी में आवेदन के समय जो रकम मंगाई जाती है या जितने शेयरों पर आवेदन मिलता है उस पर आवेदन की रकम से गुना करने पर जो रकम प्राप्त होता है वही कहलाता है आवेदित पूंजी या प्रार्थित पूंजी। उसके बाद था मांगी गई पूंजी और नहीं मांगी गई पूंजी। कंपनी जैसे मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है तो उसमें अगर अभी शुरुआत में 6 रुपये मंगवा रही है तो जितने शेयर उसने प्रकाशित किए हैं उतना गुणे 6 करेंगे तो आपको मांगी गई पूंजी मिलेगा। और 10 में से 6 घटाने के बाद बाकी कितने बचते हैं? 4, वो नहीं मांगी गई पूंजी कहलाएगा। उसके बाद भरपाई पूंजी, मांगी गई पूंजी में से जिन शेयर धारकों ने अपने शेयर पर मांग की रकम नहीं भरी है उनको घटाने के बाद जो रकम बचता है वो कहलाता है भरपाई पूंजी। और फिर अनामत पूंजी, कई बार कंपनी को आवश्यकता नहीं होने के कारण जो नहीं मांगी गई पूंजी है उसको कंपनी अनामत पूंजी के रूप में रख सकती है या रख देती है। उसके बाद आज हम सीखने वाले हैं दोस्तों शेयर पूंजी से संबंधित प्रविष्टियां, यानी कंपनी जो शेयर प्रकाशित करती है उससे संबंधित प्रविष्टियां। आज का जो वीडियो है दोस्तों बहुत बेस है इस पार्ट को सीखने का बेस। जिस तरह से पार्ट 5 और पार्ट 6 में कितने खाते बनाने हैं, ख्याति संबंधित असरे और प्रश्न को हल करने के महत्वपूर्ण स्टेप, या वार्षिक हिसाब वाले चैप्टर में लाभ हानि पत्रक और कंपनी के पक्की तलपट का नमूना, साझेदारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाब में 3 या 5 नमूना और समायोजनों की असर, ठीक उसी तरह से इस चैप्टर में भी आपको दोस्तों रोज नामचा सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरे पाठ में आपको रोज नामचा ही लिखना है। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता जाएगा लेकिन जो बेसिक रोज नामचा है वो आपको अच्छी तरह से सीख लेना है। कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में मैं आपको इसको याद दिला दूँ। चलिए, रोज नामचा शुरू करने से पहले कंपनी जो है अपने शेयर को मुख्य 2 तरीके से प्रकाशित कर सकता है, मूल कीमत से और प्रीमियम से। कंपनी अपने शेयर को 2 तरह से प्रकाशित कर सकता है। कंपनी कानून 2013 के पृष्ठ 53 के अनुसार कंपनी अपने शेयर को बट्टा से प्रकाशित नहीं कर सकता। हाँ, बट्टा से वो दे सकता है कलम 54 के अनुसार। बोलोगे प्रकाशित कर सकता है और दे सकता है में फ़र्क है? हाँ, बहुत फ़र्क है। प्रकाशित करना मतलब आम जनता को प्रकाशित करना, जो सामान्य लोग हैं वो भी उसे खरीद सकते हैं। और देना मतलब कंपनी अपने डायरेक्टरों को, मैनेजिंग डायरेक्टरों को या अपने अधिकारियों को वो शेयर बट्टा से देती है, जिसे स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं, तो वो कहलाता है देना, निश्चित लोगों को मिलता है।
लेकिन प्रकाशित कंपनी दो ही तरह से कर सकती है, मूल कीमत से और प्रीमियम से। मूल कीमत से प्रकाशित करने का मतलब अगर 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये की कीमत से प्रकाशित कर सकती है, और प्रीमियम से प्रकाशित करना मतलब 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये से अधिक कीमत पर। कितना अधिक, तो वो तो कंपनी डिसाइड करती है कितना अधिक, 10% प्रीमियम करना है तो 11 रुपया, 50% प्रीमियम करना है तो 10 रुपया मूल कीमत और 50% के हिसाब से यानी 5 रुपया प्रीमियम यानी 15 रुपये से। तो इस तरह से कंपनी दो तरह से अपने शेयर को प्रकाशित करती है, मूल कीमत से और प्रीमियम से। ठीक है, वो आप याद रखिएगा। और बट्टा से प्रकाशित नहीं कर सकती, अपने कर्मचारियों को या डायरेक्टरों को या मैनेजिंग डायरेक्टरों को वो दे सकती है, जिसे हम स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। ठीक है, कई बार पूछते हैं स्वेट इक्विटी शेयर अर्थात क्या, तो जब कंपनी अपने डायरेक्टरों को या अधिकारियों को या कर्मचारियों को शेयर बट्टा से देती है तो उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। चलिए अब आज का मेन टॉपिक शुरू करते हैं। शेयर पूंजी से संबंधित व्यवहारों की कंपनी की बही में प्रविष्टि। प्रविष्टि मतलब रोजनामचा। तो अधिक से अधिक रोजनामचा होगा दोस्तों, तो 8 रोजनामचा होगा। तो 8 रोजनामचा हमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। शेयर आवेदन की रकम मिले तब, आवेदन यानी एप्लीकेशन, यानी जिस समय शेयर प्रकाशित करती है तो उस समय लोग उसके लिए आवेदन देते हैं कि भाई हमें भी आपकी कंपनी का शेयर खरीदना है। तो उस समय पहली बार रकम पहले मिलता है हमें और उसकी रकम हम पूंजी खाते बाद में ले जाते हैं। उसके बाद की जो इंस्टॉलमेंट है, जैसे कि आवंटन जिसको अलॉटमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बाद प्रथम मांग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट कॉल बोलते हैं, और अंतिम मांग या दूसरी मांग तो सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल या सेकेंड इंस्टॉलमेंट या फाइनल इंस्टॉलमेंट, ऐसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो हम चूंकि हिंदी मीडियम में है तो हिंदी में ही नाम सीखेंगे। शेयर आवेदन की रकम मिले तब, दूसरा शेयर आवेदन की रकम, 2 बार यहाँ रकम आ गया है, शेयर आवेदन की रकम शेयर पूंजी खाते ले जाने पर और अतिरिक्त आवेदन की रकम वापस करने पर। शेयर आवेदन की रकम शेयर पूंजी खाते ले जाने पर और अतिरिक्त आवेदन की रकम वापस करने पर। ये क्या है दोस्तों, तो जैसे कि कंपनी ने मान लीजिए 3 लाख शेयर प्रकाशित किया, कंपनी ने कितना शेयर प्रकाशित किया 3 लाख, और कंपनी को 3,50,000 शेयर पर अगर आवेदन आ गया हो तो क्या करेगी कंपनी, कंपनी तो 3 लाख ही शेयर प्रकाशित किया है, तो 50,000 शेयर पर जो आवेदन की रकम आई है उसे अस्वीकार करके उनकी रकम उन शेयर आवेदकों को क्या करनी होगी, वापस करनी होगी। जिनका शेयर हमने अस्वीकार कर दिया है उन शेयर धारकों की रकम, आवेदन की जो रकम है वो उन्हें वापस करना होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि शेयर आवेदन की रकम शेयर पूंजी खाते ले जाना है और जो अतिरिक्त आवेदन आ गया है उसकी रकम वापस करने पर। तीसरा है शेयर आवंटन की रकम मंगवाए तब। चौथा है शेयर आवंटन की रकम मिले तब। पांचवा है शेयर प्रथम मांग की रकम मंगवाए तब। छठा है शेयर प्रथम मांग की रकम मिले तब। सातवां है शेयर अंतिम मांग की रकम मंगवाए तब। और आठवां है शेयर अंतिम मांग की रकम मिले तब। ये थोड़ा जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको समझा दूंगा। आठवां क्या है, शेयर अंतिम मांग की रकम मिले तब। चलिए याद करने की कोशिश करते हैं। आपको पहला और दूसरा एकदम अच्छी तरह से याद कर लेना है और तीसरे से लेकर 8वें तक सिर्फ 1 या 2 मिनट में मैं आपको याद करवा दूंगा। क्या कहा मैंने, आपको पहला और दूसरा अच्छी तरह से याद कर लेना है और तीसरे से लेकर 8वें तक मैं आपको 1 से 2 मिनट में याद करवा दूंगा। बिल्कुल सही सुना है आपने, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला शेयर आवेदन की रकम मिले तब। तो शेयर आवेदन की रकम मिलेगी तो क्या होगा, पैसा आएगा और जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके लिए आपको बैंक का ही नाम लिखना है क्योंकि ये सब ट्रांजैक्शन बैंक से ही होता है, ठीक है। तो शेयर आवेदन की रकम मिलेगी तो क्या होगा, हम कंपनी की बही में लिख रहा है यानी हम अपने आप को कंपनी का मालिक समझकर आपको रोजनामचा लिखना है, ठीक है। तो अगर शेयर आवेदन की रकम मिलेगी तो क्या होगा, पैसा आएगा, बैंक खाता उधार आए तो उधार, बैंक खाता उधार, और किसका पैसा आएगा तो शेयर आवेदन का, तो शेयर आवेदन खाते का, बैंक खाता उधार शेयर आवेदन खाते का। कितना गुणे कितना, तो जितने शेयर पर आवेदन आया होगा, जैसे भले आपने 3 लाख प्रकाशित किया लेकिन अगर आपको 4 लाख शेयर पर आवेदन आया है तो 4 लाख गुणे आवेदन का जो भी 2 रुपया या 3 रुपया होगा उससे गुना करना। मान लीजिए आवेदन का 2 रुपया है तो 4 लाख गुणे 2 8 लाख। 8 लाख प्रकाशित कितना किया था आपने, मान एग्जाम्पल क्या दिया मैंने आपको, कितना प्रकाशित किया है 3 लाख और आवेदन कितने पर आया है 4 लाख। तो यहाँ पे आएगा बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का 4 लाख गुणे 2 8 लाख। 8 लाख। अब क्या करना है दूसरे में, तो दूसरा और तीसरा मैंने मिक्स कर दिया। आपकी बुक में ये दोनों अलग अलग लिखा हुआ है लेकिन जब सवाल करते हैं तो बुक वाले भी साथ में ही लिखे होते हैं, तो इसलिए आपको साथ में ही लिखना है ये दूसरा पूरा जैसे मैंने करवाया है। शेयर आवेदन की रकम शेयर पूंजी खाते ले जाना है और बाई चांस अगर अतिरिक्त आवेदन आया है, जरूरी नहीं कि हर सवाल में अतिरिक्त आवेदन ही आए, कभी कभी कंपनी को कम शेयरों पर भी आवेदन आता है
तो उस समय जितने शेयर पे आवेदन आता है उतना यहाँ लिखते हैं और फिर उसी से कैलकुलेशन चलता है। लेकिन अधिक शेयर पर आवेदन आता है तो जितना अधिक आया है उतना वापस करने के बाद बाकी जो कैलकुलेशन है वो जितना हमने प्रकाशित किया होता है उस पर पूरा होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शेयर आवेदन की रकम शेयर पूंजी खाते ले जाना है और अतिरिक्त आवेदन की रकम वापस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे शेयर आवेदन क्या है, जमा है, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर। अब आप सोचेंगे कि सर ने यहाँ शेयर आवेदन लिखा है और नीचे लिख रहा है इक्विटी शेयर। दोस्तों शेयर आवेदन या आवंटन या प्रथम मांग अंतिम मांग दो प्रकार, मैंने पहले भी आपको बताया था कल की वीडियो में कि कंपनी दो प्रकार के शेयर प्रकाशित कर सकती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। लेकिन आपका जो पाठ 1 है वो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर से ही संबंधित है। पूरे के पूरे पाठ में आपको इक्विटी शेयर से संबंधित प्रश्न को ही पूछा गया है, उदाहरण में भी आपको इक्विटी शेयर से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा गया। तो इसलिए हर जगह पे आपको इक्विटी शेयर लिख देना है। इक्विटी के लिए पूरा इक्विटी लिखा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ई लिखकर अगर आप डॉट कर देंगे तो भी वो इक्विटी शेयर हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार, यहाँ पे जमा था तो यहाँ पे उधार हो जाएगा कितना, तो यहाँ की जो रकम है पूरा का पूरा इक्विटी शेयर आवेदन खाते उधार पूरा का पूरा। तो हमने कितना एग्जाम्पल लिया था, 8 लाख, तो 8 लाख 8 लाख, यहाँ पे भी 8 लाख जमा रहा होगा, यहाँ पे भी 8 लाख क्या करेंगे, उधार। अब बैंक खाते का किस लिए पैसा जा रहा है, क्यों जा रहा है, तो जो अतिरिक्त आवेदन आया था उसका रकम वापस करने पर। तो बैंक खाते का तो कितना अतिरिक्त आवेदन आया था, हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें तो हमने प्रकाशित किया था 3 लाख और आवेदन आया था 4 लाख पर। तो 1 लाख शेयर पर आवेदन की रकम क्या करना पड़ेगा, वापस। तो बैंक खाते का 1 लाख गुणे आवेदन का कितना रुपया था, 2 रुपया, तो 1 लाख गुणे 2 लाख। और बाकी का रकम पूंजी खाते ले जाएंगे तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते का कितने शेयर पर, तो 3 लाख शेयर पर, क्योंकि हमने प्रकाशित 3 लाख किया था। 3 लाख गुणे 2 6 लाख, या 8 लाख में से 2 लाख घटा देंगे तो भी 6 लाख आ जाएगा। और उसके बाद का जो कैलकुलेशन है दोस्तों वो सबके सब 3 लाख पर ही होगा, क्योंकि जो अतिरिक्त आवेदन आया था वो पैसा हमने क्या कर दिया है, वापस कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 रोज नामचा बार बार 1-2 बार और रिपीट करता हूं, इसको याद कर लीजिए, फिर तीसरे से लेकर 8वें तक फटाफट हो जाएगा। तो सबसे पहला, जब शेयर आवेदन की रकम मिले तब, तो मिलेगा तो क्या होगा, पैसा आएगा बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का आवेदन आए हुए शेयर की संख्या गुणे आवेदन की रकम। और दूसरा है कि जो शेयर आवेदन की रकम है वो शेयर पूंजी खाते ले जाने पर, और जो अतिरिक्त आवेदन आया है उसका रकम वापस करने पर। तो इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार बैंक खाते का जो आपने वापस कर दिया है वो, और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। ठीक है, तो ये 2 आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब तीसरे से 8वें तक जल्दी क्यों याद हो जाएगा दोस्तों, तो पहले उसका हेडिंग पढ़ लेते हैं सबका फिर से एक बार। तीसरे में क्या लिखा है, शेयर आवंटन की रकम मंगवाए तब। तीसरे में क्या लिखा है, शेयर आवंटन की रकम मंगवाए तब। चौथे में शेयर आवंटन की रकम मिले तब। 5वें में शेयर प्रथम मांग की रकम मंगवाए तब। 6ठे में शेयर प्रथम मांग की रकम मिले तब। 7वें में शेयर अंतिम मांग की रकम मंगवाए तब। और 8वें में शेयर अंतिम मांग की रकम मिले तब। आपने क्या नोटिस किया, मंगवाना मिलना, मंगवाना मिलना, यानी पहले आवंटन मंगवाया फिर आवंटन मिला, फिर 5वें में प्रथम मांग मंगवाया, 6ठे में प्रथम मांग मिला, 7वें में अंतिम मांग मंगवाया, 8वें में अंतिम मांग मिला। तो नोटिस किया, मंगवाया पहले हमने फिर मिला, मंगवाया मिला, ये सब वर्ड है। तो उसके लिए तरीका क्या है, तो तरीका ये है कि आप जो भी मंगवा रहे हो वो उधार और इक्विटी शेयर पूंजी जमा। आप जो मंगवा रहे हो वो उधार और इक्विटी शेयर पूंजी जमा या पूंजी जमा। आप मंगवा रहे हो वो उधार और पूंजी जमा, इतना याद रखिए। जैसे आवंटन मंगवा रहे तो आवंटन उधार पूंजी जमा, प्रथम मांग मंगवा रहे तो प्रथम मांग उधार पूंजी जमा, अंतिम मांग मंगवा रहे तो अंतिम मांग उधार पूंजी जमा। बस दोनों में इक्विटी शेयर जोड़ देना है। हर जगह पे क्या जोड़ देना है, इक्विटी शेयर, क्योंकि जो भी चीजें आप मंगवा रहे हैं वो इक्विटी शेयर पे मंगवा रहे हैं। और पूंजी खाते किसकी पूंजी खाते, तो इक्विटी शेयर पूंजी खाते ले जा रहे हैं। तो जैसे आवंटन मंगवा रहे थे, मैंने क्या बताया, आवंटन उधार पूंजी जमा, तो क्या बोलेंगे, पूरा बोलना होगा, तो इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। प्रथम मांग मंगवा रहे तो प्रथम मांग उधार पूंजी खाते जमा, क्योंकि मैंने क्या सिखाया आपको, जो मंगवाना हो वो उधार और पूंजी जमा। तो जैसे प्रथम मांग मंगवा रहे तो प्रथम मांग उधार पूंजी जमा, इक्विटी शेयर लगा देंगे तो पूरा पूरा बन जाएगा, इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। अंतिम मांग मंगवाएंगे तो अंतिम मांग उधार पूंजी जमा, पूरा बोलेंगे तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको तीसरा, 5वां और 7वां याद हो गया होगा, जिसमें मंगवाया है। तीसरे में हमने आवंटन मंगवाया है, 5वें में प्रथम मांग मंगवाया है और 7वें में हमने अंतिम मांग मंगवाया है।
उसी तरह से चौथा, छठा और आठवां जिसमें मिलने की बारी आती है। चौथे में हमें आवंटन की रकम मिली है, छठे में प्रथम मांग की रकम मिली है और आठवें में अंतिम मांग, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, आठवें में अंतिम मांग की रकम मिली है। तो मिलेगा तो क्या होगा दोस्तों, पैसा आएगा और आए तो उधार, बैंक खाता उधार और जिसका पैसा आया है वो जमा। तो जैसे आवंटन का पैसा मिला तो बैंक खाता उधार आवंटन खाते का, प्रथम मांग का पैसा मिला तो बैंक खाता उधार प्रथम मांग खाते का, अंतिम मांग की रकम मिली बैंक खाता उधार अंतिम मांग खाते का। बस हमें इक्विटी शेयर लगा देना है। बैंक में मत लगा देना इक्विटी शेयर कि इक्विटी शेयर बैंक, ऐसा इक्विटी शेयर बैंक नहीं होता है। जैसे आवंटन की रकम मिली तो बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, प्रथम मांग का रकम मिला बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का, अंतिम मांग का रकम मिला बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। तो फिर से एक बार याद दिला रहा हूं कैसे याद करना है। तो जब आप मंगवाते हैं तो उस समय जो मंगवाते हैं वो उधार और पूंजी जमा। जैसे आवंटन मंगवाते तो आवंटन उधार पूंजी जमा, प्रथम मांग मंगवाते तो प्रथम मांग उधार पूंजी जमा, अंतिम मांग मंगवाते तो अंतिम मांग उधार पूंजी जमा। इक्विटी शेयर दोनों तरफ ऊपर नीचे लगाना है आपको। जैसे आवंटन मंगवाया तो आवंटन उधार पूंजी जमा नहीं बोलना है, पूरा बोलना है इक्विटी शेयर आवंटन खाते उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। प्रथम मांग मंगवाया तो इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। अंतिम मांग मंगवाया तो इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। और जब मिलेगा तो बैंक खाता उधार और जिसका भी रकम मिलेगा वो जमा। जैसे आवंटन मिला तो बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, प्रथम मांग मिला तो बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का, अंतिम मांग की रकम मिले तो बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। तो इस आठों रोजनामचा को एकदम अच्छी तरह से, आठवां भी आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, इक्विटी शेयर या तो शेयर अंतिम मांग की रकम मिले तब, शेयर अंतिम मांग की रकम मिले तब, बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। आठवां लिख लीजिएगा, शेयर अंतिम मांग की रकम मिले तब, फिर एरो करके बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। तो ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको दोस्तों सिखाया है। ये रोजनामचा आपको आएगा तो ही आप स्वाध्याय और उदाहरण के सवाल को कर पाएंगे। तो इस रोजनामचा को आप अच्छी तरह से नोटबुक में नोट करिए और याद करना है आपको अच्छी तरह से। तो इसको याद कर लेंगे तो कल के वीडियो या लाइव लेक्चर में हम इसके स्वाध्याय के प्रश्नों को करेंगे। लेकिन आप इसको लिखकर आपको याद जरूर कर लेना है। 2 से 3 बार आप वीडियो को सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको अलग से याद करना पड़ेगा, वीडियो में ही आपको याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।